हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में हमारा कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स पे रहेगा, कोल और पेट्रोलियम, और उनसे डिराइव होने वाले जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, यानी हमारी आम ज़रूरतों के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ जो है वो नेचर में पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स, यानी आम आदमी जो है, इंसान जो है, बहुत मेहनत करके बनाता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5.1 में बोला गया है कि आप एक लिस्ट बनाइए उन मटेरियल्स की जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और फिर उन्हें क्लासीफाई कीजिए कि कौन से नेचुरल हैं और कौन से मैन मेड हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट में ये सब भी है? तो हाँ, आपकी लिस्ट में इन सब का भी तो आप उपयोग करते हो, तो ये सब भी होंगे। और ये सब जो है वो हमें नेचर से मिलते हैं, और नेचर से मिलने वाले रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब बूझो ने हमसे एक सवाल किया है, क्या ये जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमेशा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं या कुछ समय तक यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं? सो कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म हो सकती हैं? आपने वाटर के बारे में तो पढ़ा ही है क्लास 7 में। क्या वो एक लिमिटलेस रिसोर्स है? नहीं, उसकी भी एक लिमिट है। अगर हमने उससे ज़्यादा यूज़ किया तो फिर वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। अभी हमने पढ़ा नेचर से जो रिसोर्सेज मिले, नेचुरल रिसोर्सेज, अब उनकी कितनी अवेलेबिलिटी है, हम उनको कितना यूज़ कर सकते हैं, इस बेसिस पे इनको दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जिनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी और जिनको अगर हमने उतना यूज़ कर लिया तो ख़त्म। और इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो अनलिमिटेड है, हम उनको जितना भी यूज़ करें उससे कुछ फ़ायदा नहीं पड़ने वाला, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पढ़ते हैं। सबसे पहले इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। These resources are present in unlimited quantity in nature, यानी नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, जैसे कि सनलाइट और एयर कभी भी नहीं ख़त्म होंगे भले ही हम कितना भी यूज़ कर लें। ठीक है। फिर है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनका जो अमाउंट होता है वो लिमिटेड होता है। ये जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगर हमने इनको एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया तो फिर ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है। फिर है एक्टिविटी 5.2। आप कुछ कंटेनर्स लीजिए, उसमें पॉपकॉर्न, पीनट्स, कुछ भी खाने का सामान जो है रख लीजिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 7 ग्रुप में बांटिए और फिर 7 ग्रुप्स को छोटे छोटे सब ग्रुप में डिवाइड कीजिए। तो 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, पहले ग्रुप में 1, दूसरे ग्रुप में 2 और तीसरे ग्रुप में 4। ठीक है। तो इसी तरह से आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बनानी है। तो अब ये जो सब ग्रुप्स हैं ये कौन है? ये है हमारे कंज्यूमर्स, यानी जो इन सबको खाएंगे। हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, इसीलिए फर्स्ट जनरेशन में 1 ही था, सेकेंड जनरेशन में 2 थे और थर्ड जनरेशन में 4 थे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स का नंबर भी बढ़ेगा। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, यानी टेबल पे हर एक ग्रुप के लिए एक कंटेनर भर के रख दीजिए। अब सारे कंज्यूमर्स को कहिए कि सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं वो उनको कंज्यूम करें, फिर सेकेंड जनरेशन वालों को बोलिए कि वो बचे, और अगर फिर भी कुछ बचता है तो बोलिए कि जो थर्ड जनरेशन है उन्हें खाने को। पर देखिए क्या सारे जो थर्ड जनरेशन के लोग हैं वो सब उनको कंज्यूम कर पा रहे हैं या फिर नहीं, और उनके कंज्यूमेशन के बाद, उनके कंज्यूम करने के बाद क्या कंटेनर में अभी भी कुछ बचा है? तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ नहीं
कुछ ना कुछ या तो नहीं खाएंगे, अगर सबने खा लिया तो फिर कोई ना कोई जो है उसको कम मिलेगा, या फिर हो सकता है कि हमारा कंटेनर जो है वो पूरी तरह से खाली हो जाए। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource. मान लीजिए कि ये जो कंटेनर में ईटेबल्स है ये है हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो या फिर नेचुरल गैस हो। अब हर एक जो ग्रुप है उसका अलग कंजप्शन पैटर्न है, जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसने कम खाया, पर जो थर्ड जनरेशन थी उसमें ज़्यादा लोग हैं, तो उनका कंजम्पशन लेवल जो है, उनका जो कंजप्शन पैटर्न है वो भी थोड़ा डिफरेंट है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि जो पहले जनरेशन्स वाले थे वो लोग लालची हैं। हो सकता है कि वो लोग जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में थोड़ा सा कंसर्न्ड हो, उनके बारे में सोच रहे हों, और हो सकता है इसी वजह से उन्होंने उनके लिए कुछ छोड़ दिया हो। ओके, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये सब कहाँ से आती है? ये डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है, यानी जो जीवित प्राणी होते हैं उनके डेड रिमेन से, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। इसीलिए अब ये फॉसिल्स से आए हैं और ये सब फ्यूल्स हैं, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कोल के बारे में। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने इसको देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। ये स्टोन यानी पत्थर की तरह हार्ड होता है और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, यानी ये उन जलावनों में से एक है जिनसे खाना बनाया जाता है। शुरुआत में इसे रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था स्टीम इंजन को चलाने के लिए, और साथ ही साथ इसका थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसे फ्यूल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी ऑफ कोल, यानी कोल की कहानी। वेयर डू वी गेट कोल, हमें कोल कहाँ से मिलता है और किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, तो वो हम इस स्टोरी से जानेंगे। 300 मिलियन साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी उस पर बहुत ही घने जंगल थे। ठीक है, और वो सब लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ में प्रेजेंट थे। अब बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लड और बहुत सारे कैलेमाइटीज़ की वजह से ये जो फॉरेस्ट है वो सॉइल के अंदर बड़ी हो गए, दब गए। अब ये दब गए तो इसके ऊपर सॉइल की और लेयर, जैसे मान लीजिए ये है एक प्लांट, सबसे पहले इस पे सॉइल की एक लेयर, फिर टाइम टू टाइम इस पे दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर। तो अब ये जो लेयर बन रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ट्री है वो धीरे धीरे कंप्रेस होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। और हम जानते हैं कि अर्थ के इनर साइड में जो टेम्परेचर होता है वो भी हाई होता है, और साथ ही साथ इस टेम्परेचर हाई होने की वजह से, हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो हमारे डेड रिमेन्स यानी जो फॉसिल्स हैं वो और अंदर जाने लगते हैं। अंडर हाई प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर ये जो डेड प्लांट्स हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अस कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, यानी ये जो कोल होता है इसमें ज़्यादातर कार्बन होता है। इसी वजह से इसका ये जो प्रोसेस है कन्वर्शन का, जिसमें ये डेड वेजिटेशन से कोल में बदलता है, उसे कहा जाता है कार्बनाइजेशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, व्हाट इज कार्बनाइजेशन? It is the slow process of conversion of dead vegetation into coal. Since it was formed from the remains of vegetation, यानी vegetation के remains से बना था, इसीलिए इसे fossil fuels कहते हैं। फिगर 5.2 में एक कोल माइन की पिक्चर बनी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। When heated in air, यानी जब हम कोल को एयर में हीट करते हैं तो ये कोल जलता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस, यानी ये जो कोल है इसको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स पाने के लिए, जैसे कि कोक, कोल टार और कोल गैस। तो अब एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ते हैं। सबसे पहले कोक। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, यानी काफ़ी टफ होता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और ये कार्बन का
प्योर फॉर्म है। और ये जो कोक है इसको स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है और इसको बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है। फिर है कोल टार। तो ये जो है वो ब्लैक कलर का एक थिक लिक्विड है, मोटा सा लिक्विड है जिसकी बड़ी ही ख़राब स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी लगभग 200 चीज़ों का मिक्सचर ये है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, यानी कोल टार से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनको हम स्टार्टिंग मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस के मैन्युफैक्चर में, हमारी एवरीडे लाइफ में भी और इंडस्ट्री में भी, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। इन सब के रॉ मटेरियल्स यही कोल टार होता है। ठीक है। इंटरेस्टिंगली, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar, यानी जो हमें naphthalene balls मिलता है जिससे हम इन मॉथ्स को रेपेल करते हैं ये भी हमें कोल टार से ही